देखो, जैसे कोई छोड़ो, देखो जैसे कोई एक बॉडी है, यहाँ पे मान लो, यहाँ आपका मान लो बर्फ रखी हुई है। ठीक है, मान लो ये बर्फ है, ठीक है, आइस रखी हुई है। और अगर आप इस आइस को टच करते हो तो आपको लगता है कि ठंडा है ना। ज्यादा हिंदी हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी ना। लेट सपोज ये कूल है, ठीक है, और यहाँ पर आपने पानी रखा हुआ है, चाय रखी हुई है। लेट सपोज यहाँ पे टी रखी है, और टी को आप जब टच करते हो तो आपको मालूम चलता है कि ये हॉट है ना। तो ये जो कूल कह रहे हो, ये हॉट कह रहे हो, ये एक्चुअली आपको मालूम कैसे पड़ रहा है? जिस जिस आपको फिजिकल क्वांटिटी से ये मालूम चलता है क्या ठंडा है क्या गर्म है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। तो एक्चुअली टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, टेम्परेचर जस्ट एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज होती है उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अगर कोई टेम्परेचर अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन भी होगी और इसकी यूनिट भी होगी, है ना। देखो यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? केल्विन। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ध्यान से सुनो। यूनिट होती है इसकी केल्विन। और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन जो हम यूनिट डायमेंशन में लिखते हैं, डायमेंशन होती है थीटा। इस थीटा को हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको यूनिट और डायमेंशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन और डायमेंशन है थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, हाँ, बस इतना ही हमारे काम का है। बाकी हमारे कोई भी चीज़ टेम्परेचर में काम की नहीं है। वैसे तो बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, बट हम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर में फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट केल्विन होती है और डायमेंशन थीटा होती है। जब भी हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट में सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट की बात करते हैं। बाकी तो बहुत यूनिट हो सकती है, बट इन जनरल हम एसआई यूनिट की ही बात करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने कह दिया कि भाई इसका जो टेम्परेचर का फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है वो केल्विन है। बट ऐसा तो है नहीं कि हम फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ केल्विन यूज करते हैं। हम सेल्सियस भी यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं, है ना। तो केल्विन के अलावा इसकी एक और यूनिट होती है, वो होती है डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसके अलावा डिग्री और फ़ारेनहाइट, इसके अलावा डिग्री और रियूबर। ठीक है, देखो जो चीज़ों ने काम की है उनको डायरेक्टली पढ़ाता हुआ चलना, हम मेन फोकस क्वेश्चंस पे करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर छोड़ देंगे तभी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको जितना सफिशियंट है मैं सब उतना समझा रहा हूँ। इसको समझने के बाद सुनो। क्या? ट्यूमर? मैं बता दूंगा, मैं उसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे, टेंशन ना लो, बस सुनते जाओ जो मैं बता रहा हूँ। पहली कथा जो है वो सुन लो पूरी, ठीक है। र्यूमर र्यूमर मैं बता दूंगा, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, टेंशन ना लो, अभी जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। ठीक है, समझ आ गया? काम हो रखा है हल्का सा। क्या? हम बात कर रहे थे केल्विन पे। अब इसकी यूनिट डिग्री केल्विन हो सकती है, डिग्री सेल्सियस हो सकती है, फ़ारेनहाइट हो सकती है, या फिर र्यूमर हो सकती है। इनमें कुछ एक डिफरेंसेस हैं और कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटीज है उनको वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। ये आपका आर था यहाँ पे। तो केल्विन में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और र्यूमर में एक बेसिक डिफरेंस होता है।
डिफरेंस क्या होता है उसको समझते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्लाइड में है, देखो। जैसे कि आप अगर सेल्सियस में बात करो, सिर्फ सेल्सियस में आपको पता है कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमता है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है। यहाँ पर आपका बॉयल होता है और यहाँ पर आपकी आइस होती है, यही होता है ना। समझ आया। थोड़ा सा क्लास में कनेक्टेड रहो, बोलते रहा करो, वरना मुझे पता नहीं चलता कि आप सुन रहे हो या फिर सो रहे हो। तो जो आपका पानी है, वाटर है, वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका बॉयल होता है, यानी भाप बनना शुरू हो जाता है, स्टीम बनना शुरू होता है। अगर मैं सेल्सियस स्केल पे बात करूँ तो ये आपको ऑलरेडी पता है। बट अगर मैं सेम चीज को केल्विन स्केल पे डिफाइन करना चाहूँ, तो केल्विन स्केल पे 273 केल्विन पर आपको पानी आइस बनना शुरू होता है, और इससे 100 टाइम्स 100 स्केल्स ऊपर जाओगे तो 373 केल्विन पर ये बॉयल होता है। ओके। अभी ये और क्लियर होगा जब हम इसका कन्वर्जन फैक्टर चेक करेंगे। सिमिलरली अगर हमने एक फ़ारेनहाइट स्केल ले रखा है, फ़ारेनहाइट स्केल जो ये डॉक्टर्स जो यूज करते हैं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होता है कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी आइस का पॉइंट होता है, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप कहोगे सर ये अलग अलग क्यों है, इस पे कुछ अलग है, इस पे कुछ अलग है, इस पे कुछ अलग है। ट्यूमर के लिए बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो अलग होने की वजह ये है कि ये अलग अलग टाइम पे स्केल्स बनाए गए थे, और इनको बनाने का पर्पज भी अलग अलग था। जैसे अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो बेसिकली ये बनाया गया था ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। और इसके अंदर हम यहाँ पर मरकरी यूज करते हैं, पारा को भरते हैं। और पारे को इसलिए भरते हैं ताकि जो पारा है वो लीनियर एक्सपेंशन करता है। अगर आपने मान लो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अगर बढ़ाया, तो जितना वो एक्सपेंशन कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, अगर आपने 10 के बाद 20 कर दिया तो इसी रेशियो में वो आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए, बस इसी रेशियो में बढ़ता है। तो उसका जो एक्सपेंशन है वो लीनियर होता है, इसलिए हम इसको एच डी को यूज करते हैं। खैर, बैक टू द पॉइंट। हम बात कर रहे थे इस स्केल को बनाया गया था ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है। तो इसलिए फ़ारेनहाइट को हमने बनाया था 32 से लेकर 312 तक, क्योंकि पारे को हम यहाँ तक आसानी से मेजर कर सकते थे। वही पारे के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो आपका एच जी है, इसको मेजर करने के लिए इसको जो एक्सपेंशन है वो -50 से लेके 350 तक आसानी से हम इसको मेजर कर सकते थे। इसके ऊपर जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये बॉयल हो जाता है, यानी कि ये भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है। तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो हमें सबसे सूटेबल स्केल लगा, वो हमने 32 से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ तक का स्केल बना लिया था। अभी इसमें एक चीज और हो सकती है, अगर आपको एच को 350 से ऊपर लेके जाना होता है, तो ये जो ऊपर की खाली जगह है ना, ये वाली, ये जो खाली जगह होती है इसमें, इस जगह में हम भर देते हैं हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन। जो हमारी नाइट्रोजन गैस है, इसको हाई प्रेशर पे भर देते हैं। हाई प्रेशर पर अगर नाइट्रोजन भर दी ना, तो क्या होगा, एच का जो स्केल है वो -50 से लेकर के 550 तक हो जाती है, ठीक है। तो मतलब इसमें हम -50 से लेकर के 550 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। बट हमारा जो स्केल है वो बेसिकली 32 से लेकर 112 तक ही होता है, हमारा यही प्रेफर्ड होता है। ये सब तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये जब आप नोट्स या बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। अभी हम देखो, तो आपको फ़ारेनहाइट स्केल समझ में आ गया। हमने 32 से लेके 312 तक उसको डिवाइड किया, और इसमें हमने भर दिया एचजी, ताकि हम इसका एक्सपेंशन आसानी से मेजर कर सके। तो जो हमारे ओल्ड डॉक्टर्स थे, वो एक शीशे का जो यूज करते थे थर्मामीटर, वो कुछ ऐसा ही दिखता था। अभी तो डिजिटल आ गए, बट उससे पहले देखा है आपने थर्मामीटर, नहीं देखा है शीशे वाला।
नहीं, पुराना वाला जो पहले एक लंबा सा होता था शीशे का, और उसको मुंह में रख देते थे ताकि टेम्परेचर मेजर हो जाए। नहीं दिखा है? कोई बात नहीं, वैसा ही दिखता है। अब तो डिजिटल होते हैं, उसमें तो टेम्परेचर लिख के आता है कितना है, स्केल लगी होती है उनपे। ठीक। तो नहीं नहीं, लिखना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें लिखने कोई कुछ भी लिखने वाला नहीं है, लिखने वाला होगा तो बता दूंगा मैं, अभी बस समझ लो। सत्यनारायण की कथा सुनो आराम से बैठ के। खैर, तो हमने ये स्केल बना दिया था। अभी इस स्केल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो हमने उसको और इम्प्रूव किया, सेल्सियस बनाया। सेल्सियस में क्या किया हमने, डिग्री सेल्सियस लिया। और इस स्केल में अच्छी बात ये थी कि हमने वाटर का रेफरेंस लिया था। तो वाटर रेफरेंस लेने से हमें ये मालूम था कि भाई अगर पानी जम गया जिस पॉइंट पे, उसको हम जीरो कह देंगे। और जहाँ पे पानी स्टीम हो जाएगा उसको हम कह देंगे 100 डिग्री सेल्सियस। और इसके बीच में हमने 100 डिविजन्स किए ताकि हम इसके बीच का टेम्परेचर नाप सकें। यहाँ पर हमने 180 डिविजन्स किए थे, और यहाँ पर हमने 100 डिविजन्स किए हैं, और यहाँ भी 100 डिविजन्स किए हैं। डिविजन्स का मतलब आपका अपर स्केल और लोअर स्केल के बीच में कितने पॉइंट्स हैं जो आपने स्केल पे लगा रखे हैं। ठीक है। तो इसी तरह से सेल्सियस में भी सेम चीज किया, और 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक का स्केल बना लिया। फिर आया केल्विन। ये जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पर ये स्केल बनाया। इस स्केल को बनाने के पीछे वजह ये थी कि इसको बनाया गया था आपका जो मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है उसको कैलकुलेट करने के बाद। आपने पढ़ा होगा कि जो मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है वो 0 केल्विन है। 0 केल्विन से कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो ये आपको बेसिक आइडिया लग गया कि क्या होता है केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक। अभी आते हैं अगले स्केल पे, जिसको हम र्यूमर बोलते हैं। तो जो र्यूमर स्केल है, इसकी स्पेलिंग कई जगह अलग अलग लिखी मिलेगी आपको। तो इसको वो लिखते हैं, एक ओ बना के बीच में से क्रॉस लगा के, रोमर या र्यूमर। कुछ लोग इसको RUMER भी लिखते हैं। कई स्पेलिंग्स है इसकी एक्चुअली। तो एक स्पेलिंग इसकी ये भी होती है, REAUMUR। ये ज़्यादा मिलती है, ये ज़्यादा मिलती है, और ये आपकी स्टैंडर्ड वाली है जो एक्चुअल में है। तो र्यूमर ये M है। तो मैं इंग्लिश में सारे वर्ड्स जोड़ के लिखता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता मैंने लिखा क्या है। MU। समझ आ रहा है? ठीक है। ये र्यूमर है। र्यूमर में भी सेम स्केल फैक्टर होता है, बस इसमें डिविजन जो होते हैं वो आपके 0 से लेके 80 तक होते हैं। कितने तक होते हैं? हाँ, र्यूमर में आपका जो स्केल होता है वो होता है 0 से लेके 80 तक। तो इसको हम लिखते हैं 0 डिग्री इसका लोअर, और 80 डिग्री आर लिखते हैं इसको। ये भी आर में, ये इसका र्यूमर स्केल होता है। क्लियर है? तो ये एक टेबल है, इसको याद कर लेना। इसमें ये स्टार्टिंग के जो 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है केल्विन वाला। बाकी अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो सेल्सियस मैंने को समझा दिया कि हमारे जो पॉइंट्स है 0 से 100 तक होते हैं। फ़ारेनहाइट में 32 से 212 तक होते हैं, और र्यूमर में 0 से 80 तक होते हैं। ठीक है। केल्विन में अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो एग्जैक्टली होता है 273 से 373 तक। ठीक है। समझ आ गया? केल्विन में मैंने आपको 273 से 373 बताया है ना। आपके 99.99% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। बट अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट बताएं तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.15 से 373.15 तक। ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। और मोस्टली क्वेश्चन इसी से अप्रॉक्स वैल्यू से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते।
आपको बस याद क्या करना है कि किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक है, प्लस इसमें कितने डिविजन्स हैं। डिविजन्स के लिए आप अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट घटा दोगे तो आपको डिविजन्स मिल जाएंगे। तो ये 100 होता है, इसमें 180 है। क्या बताऊंगा बताऊंगा, अभी जब फॉर्मूला बताऊंगा तब बताऊंगा उसको भी। अभी देखो, इसमें र्यूमर में आपके 80 डिविजन है और केल्विन में आपके 100 डिविजन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अभी आप कहोगे सर ये ऑलरेडी 4 स्किल्स तो है, 5 यहाँ पे रैंकाइन भी है, बट इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। रैंकाइन से ऐसा कोई कुछ खास नहीं होता है, इसमें बस सेम है। आप कहोगे नहीं हमारे पास 4 स्किल हैं बट मुझे एक अलग टाइप के स्किल की जरूरत है, तो मैं अपना अलग स्किल बनाना चाहता हूँ, तो अलग से स्केल भी आप बना सकते हो। उसमें हमें क्या करना होता है, बस कुछ चीजें फिक्स करनी होती हैं। जैसे आपने अभी देखा कि हमने सेल्सियस में 0 और 100 फिक्स किया किया था, ऐसे केल्विन में 273 और 373 फिक्स किया। तो जब आप स्केल यूज करते हो, कोई भी स्केल एक्स वाई जेड, उसमें हम एक रखते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। कोई नया स्केल अगर आप बना रहे हो जो पुराने अवेलेबल है, लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। और एक होता है अपर फिक्स पॉइंट। भाई अगर आप स्केल बनाओगे तो आप कम से कम ये तो बताओगे ना हम कहाँ से कहाँ तक का स्केल बना रहे हैं, ठीक है। तो एक लोअर फिक्स पॉइंट और एक अपर पॉइंट फिक्स पॉइंट, इसी को बोलते हैं हम एल एफ पी, लोअर फिक्स पॉइंट। और इसको बोलते हैं यू एफ पी। जैसे आपको नया स्केल बनाना चाह रहे हो, आपने कहा कि मैं 35 पर लोअर रखूंगा और 335 पे मैं अपर रखूंगा, तो ये आपका अपर फिक्स पॉइंट हो जाएगा। और ये और ये आपका लोअर फिक्स पॉइंट हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, क्लियर है? एल एफ पी समझ में आया? अभी आप बोलो कि मैंने एक नया स्केल बनाया, तो नया स्केल बनाने के लिए मुझे लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। बट ये भी तो हो सकता है ना, अभी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ये भी तो हो सकता है कि हम, मान लो हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, हमें उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए ना इनके बीच में, ताकि हम कन्वर्ट कर सके। तो कन्वर्ट करने का रिलेशन बहुत सिंपल है। आपको क्या करना होता है, जिस स्केल का आपको फाइंड करना है, जिस भी स्केल का, जैसे उसका, जिन दो रिलेशन आपको फाइंड करना है उसमें एक होगा एल एफ पी, एक स्केल का, और एक होगा आपका यू एफ पी, ठीक है। ठीक, इसको आप क्रॉस में लिखो। अब जिस स्केल का आपको फाइंड करना है, मान लो आपको सेल्सियस का फाइंड करना है, जिस किसी स्केल का, तो एनी स्केल का आप यहाँ पर लिखोगे, लेट सपोज सेल्सियस का, तो सेल्सियस माइनस सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। समझ आया? देखो ये फॉर्मूला होता है, आप किसी स्केल पे अगर चेंज करना चाह रहे हो, लेट सपोज सेल्सियस और मैं बता, देखो देखो आपको क्या करना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में चेंज करना है। तो अगर आप किसी भी स्केल में, लेट सपोज सेल्सियस का आप लोअर फिक्स पॉइंट लो और उसी का अपर फिक्स पॉइंट लो, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट करो, ये जो वैल्यू आती है आप किसी स्केल पे निकालो, हमेशा हमेशा सेम आती है। आपने सेल्सियस पे ऐसे किया, अगर आप सेम चीज करोगे फ़ारेनहाइट पे, एफ माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इसका फ़ारेनहाइट का, जब जो स्केल आप ले रहे हो ना उसी का, अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो ये हमेशा वैल्यू सभी स्केल्स पे इक्वल रहती है। अगर आप इसको केल्विन में करना चाहते हो तो केल्विन के लिए भी सेम रहेगा, केल्विन के लिए केल्विन का माइनस लोअर फिक्स पॉइंट केल्विन का डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो हाँ, आप किसी स्केल में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्केल्स में सेम रहती है, इसमें चेंज नहीं होती है किसी भी स्केल में। अभी हम एक और फॉर्मूला इसी में एक्सटेंड कर, हाँ बताओ।
हाँ, ये फॉर्मूला है। तो ये जो आप निकाल रहे हो, केल्विन माइनस कर रहे हो, ये आप नया स्केल मान लो कोई बनाया, कोई नया स्केल बनाते हो, तो उस स्केल पे मान लो आपकी रीडिंग x है, तो x माइनस उस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? और ये किसी भी स्केल के लिए, एनी स्केल के लिए हमेशा एक ही सेम वैल्यू होती है। एनी स्केल, किसी भी स्केल के लिए आप लिख सकते हो ये वैल्यू। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड करते हैं, सेल्सियस को सी रहने देते हैं, और इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 0, अपॉन इसका अपर फिक्स पॉइंट कितना है, 100 माइनस 0, इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट में बताओ लोअर फिक्स पॉइंट कितना है फ़ारेनहाइट का, 32, और अपर फिक्स पॉइंट है इसका कितना, 212 माइनस 32। सिमिलरली केल्विन में देखो, F माइनस 273 डिवाइडेड बाई कितना होगा, सॉरी सी होगा, यहाँ पे गलत लिख गया ये, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे आएगा के। ठीक है, 373 माइनस 273। ऐसे मान लो आपने कोई नया स्केल बनाया, तो उसके लिए आपका यही फॉर्मूला रहेगा, x माइनस जो भी लोअर पॉइंट रहा होगा अपॉन में जो भी आपका अपर पॉइंट होगा माइनस जो भी आपका लोअर पॉइंट होगा। ठीक है, समझ आ गया? अभी आगे देखते हैं, इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो लिखा है ना इक्वेशन, इसको हम लिख सकते हैं c अपॉन 100, c अपॉन 100, क्योंकि आपके स्केल कितने 100 है ना यहाँ पे, यही नंबर ऑफ डिविजन ही तो आ गए यहाँ पे देखो। इसको ले सकते हैं f माइनस 32 अपॉन कितना, बोलो, करना नहीं है, देखो नंबर ऑफ स्केल्स याद आते हैं ना, 180 स्केल्स हैं डिवीजन, तो 180 आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो, k माइनस 273 अपॉन में कितना, 100। अगर लेट सपोज हमने र्यूमर लिखा होता है यहाँ पे, तो र्यूमर कितना होता, r माइनस कितना, 0 अपॉन में 80। समझ गए? ऐसे ही अपने अगर x में लिखा होता, तो x में जो भी वैल्यू होती है अपॉन में जो भी वैल्यू होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। फॉर्मूला समझ में आ गया? तो इसको अच्छे से समझ लो, आपका जो फॉर्मूला बन के निकल के आता है, ये हो गया आपका c अपॉन 100 इक्वल्स टू, ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, जैसे रट्टा मारते हो ना बायोलॉजी में, वैसे ही आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, इसमें बिल्कुल सोचना ना पड़े इसमें क्या लिखना है। ठीक है, k माइनस 273 अपॉन में 100, और कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए अपॉन में 100 आएगा कि 180 आएगा, आपको स्केल्स याद होने चाहिए कि ये स्केल कहाँ से कहाँ तक जाता है। अगर आपको ये पता है ना कि स्केल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपॉन 80, समझ गए? ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा और सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाता है c अपॉन 5, है ना।
और ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए ना, ये हो जाएगा अपना 9 और ये हो जाएगा आपका k-273 अपॉन में 5 और इक्वल्स टू r। हाँ, या ये कह लो कि हमने इसमें सबके अपॉन में 20 कर दिया है। ये कह लो कि 1/20 कॉमन ले लो, कुछ भी कह लो। 1/20 सबसे कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा c/5 f माइनस 9 और k-273/5। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी इसमें इन दो को देखो, इसको और इसको। ये हो गया आपका c/5 इक्वल्स टू k-273/5, यही हुआ ना। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ c इक्वल्स टू k-273। सही है। अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं तो एग्जैक्ट की वैल्यू होती है c इक्वल्स टू k-273.15 और पेपर में यही फॉर्मूला पूछा गया है। आपके पेपर में पहले ही फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ चुके हैं कि जो c है उसका केल्विन स्केल पे वैल्यू कितनी होती है, और उन दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। इसी तरह से आप किसी में भी रिलेशन फाइंड कर सकते हो। तो आपका ये वैल्यू कैलकुलेट, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे मेन फॉर्मूला आपका यही है, ये और ऊपर वाला, दोनों में से कोई एक याद कर लो, बेटर होगा दोनों याद करो। ये तो सीधे सीधे आता है ना, 100 से डिवाइड करते हैं तो 595 पूरा आता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं।